हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा सब लोग? बेटा हम लोग कर रहे हैं एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी और उसके अंदर हम पूरी लिस्ट पढ़ रहे हैं एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी में जिन जिन सर्विसेज पे एग्जेम्पशन है। हमने लास्ट क्लास में काफ़ी सर्विसेज पढ़ी। हमने हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ा, हमने एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन द्वारा जो चैरिटेबल एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, और काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं इसके अंदर। आज हम इसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो हमने सर्विसेज बाय गवर्नमेंट किया था, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है। ठीक है बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अगर कोई और व्यक्ति गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो किस तरह से एग्जेम्पशन दी जाएगी उस केस में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब सबसे पहले प्योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंटिटी इन रिलेशन टू पंचायत फंक्शंस, म्युनिसिपल फंक्शंस। तो अगर आप गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को कोई फंक्शंस परफॉर्म करने में सर्विसेज दे रहे हो जो कि उनके फंक्शन है एज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अ पंचायत, ठीक है ना, जैसे अपने एरिया में सफाई वफाई करवाना उनका काम, आप उनके बिहाफ पे सफाई कर रहे हो तो ये सर्विसेज आप उनको दे रहे हो, तो यहां पे एग्जेम्पशन है। तो प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और अदर कॉम्पोजिट सप्लाईज इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। तो प्योर सर्विसेज का क्या मतलब है? केवल सर्विसेज, इसमें गुड्स की सप्लाई नहीं हो रही है। प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट एंटिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी in relation to any function entrusted to a panchayat under article 243G of the constitution or in relation to any function entrusted to a municipality under article 243W of constitution are exempt. गवर्नमेंटल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंटल अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी set up by an act of parliament or a state legislature or established by any government, जहां पे 90% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल टू कैरी आउट एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन या पंचायत को है। समझ में आ रही है बेटा? ये तो गवर्नमेंट एंटिटी की डेफिनेशन है। हमने इसके अंदर ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपका जो पंचायत के फंक्शंस हैं वो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके लिए जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो एग्जेम्प्ट है। फिर कॉम्पोजिट सप्लाई टू द गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंटिटी इन रिलेशन टू पंचायत फंक्शंस, म्युनिसिपल फंक्शंस एग्जेम्प्ट इफ वैल्यू ऑफ गुड्स इज नॉट मोर देन 25% ऑफ द टोटल वैल्यू। तो पहले हमने जो पढ़ा वो प्योर सर्विसेज था। अब हम कह रहे हैं कि गुड्स भी साथ में अगर दे रहे हो तो कॉम्पोजिट सप्लाई दे रहे हो, लेकिन वो जो गुड्स का पोर्शन है वो 25% ऑफ द टोटल सप्लाई से ज्यादा अगर नहीं होगा तो ही एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अभी पिछले वाला ही सेम है। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। तो अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को ग्रांट देती है तो उस द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सच ग्रांट वो एग्जेम्प्ट है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज। बेटा जी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फेयर प्राइस शॉप्स क्या होती हैं? ये जो राशन बांटती हैं, जो शॉप्स जहां पे राशन या सस्ते में सामान बांटा जाता है, तो वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं और उसके बदले में अपना थोड़ा सा मार्जिन या कमीशन ले लेते हैं उन प्रोडक्ट्स पे जिनकी वो सेल करते हैं। तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है बेटा। तो राशन बटता है, केरोसिन ऑयल बटता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल वगैरह वगैरह अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को और वो पूरा पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, तो उसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, हाँ जी जीएसटीएन पढ़ रहे हो, जीएसटीएन भी तो सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना, तो वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को दे रहे हो और उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो उसके अंदर भी जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, अभी ये गवर्नमेंट वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस उसमें एक कैटेगराइजेशन आ गई है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की, ठीक है। ये सर्विसेज अभी भी गवर्नमेंट को ही दी जा रही हैं, ठीक है। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स पर्टेनिंग टू द बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो उसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन की प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दे रहे हो तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, renovation or alteration of a civil structure or any other original works pertaining to the beneficiary led individual house construction or enhancement under the housing for all urban mission और प्रधानमंत्री आवास योजना। बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि जिसका घर है वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है आपसे, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है इस स्कीम के तहत और उसे पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। तो बेनिफिशियरी लेड है, जो काम करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? बेनिफिशियरी करवा रहा है, पैसे कौन कह रहा है? गवर्नमेंट। सर्विसेज आप दे रहे हो, अगर प्योर लेबर सर्विसेज दे रहे हो तो इसमें एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल वर्क्स का मतलब क्या है? अब यहां पे लिखा ना ओरिजिनल वर्क्स होना चाहिए। तो ओरिजिनल वर्क्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भैया आप नई कंस्ट्रक्शन को बात करें तो ओरिजिनल वर्क आता है, ठीक है। फिर ऑल टाइप्स ऑफ एडिशन एंड ऑल्टरेशन टू अबैंडन्ड और डैमेज स्ट्रक्चर ऑन लैंड दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक देम वर्केबल, या इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर वेदर प्री फैब्रिकेटेड और अदरवाइज, ये ओरिजिनल वर्क्स की डेफिनेशन में। ऑब्वियसली ये प्लांट एंड मशीनरी वाला पार्ट में इस एंट्री में एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो घर बनाने की स्कीम के बारे में एग्जेम्पशन है, बट ओरिजिनल वर्क्स की जनरल डेफिनेशन दी गई है। Services supplied by electricity distribution utilities for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer or agriculturist for agricultural use. I don't think इसमें कोई समझने वाली बात है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, जैसे हरियाणा में अपना DHBVN है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम वालों ने अगर किसी किसान की ट्यूबवेल तक बिजली पहुंचाने की सर्विस दी है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, तो ये आम जनता के लिए है कि अगर आम जनता एक प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट देती है बेटा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को और एक रेजिडेंशियल यूनिट है। अब सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक सिंगल फैमिली रहे, ठीक है ना, तो वो आपने ध्यान रखना है, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। तो उस केस में जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जीएसटी आपकी नहीं लगेगा, ठीक है। इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आर एग्जेम्प्ट। तो पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं, एक यूनिट, ठीक है। Residential complex means any complex comprising of building or buildings having more than one single residential unit. Single residential unit क्या होता है? Single residential unit means a self-contained residential unit which is designed for use wholly or principally for residential purposes for one family. समझ में आ रही है? तो अगर मान लो 4 मंजिला मकान है और एक ही परिवार ने रहना है तो वो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट माना जाएगा। लेकिन अगर 4 मंजिला मकान है जो डिफरेंट फ्लोर्स में बिकना है और उस पे जो आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो वहां जीएसटी लगेगा, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। देखिए मेरी एक जमीन है, एक मेरी बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा है, उस पे मैंने किसी प्रमोटर को या बिल्डर को फ्लोर स्पेस इंडेक्स या डेवलपमेंट राइट्स दे दिए हैं और मैंने कहा जाओ आप इस पे अब जमीन पे काम करो, बनाओ, और इसके जो आपका एसेट बन के आएगा कुछ हिस्सा उसका मेरे नाम कर देना ताकि मैं उसे आगे बेच के अपने पैसे वसूल सकूं और ऑब्वियसली साथ में मैं कोई पैसे और भी ले सकता हूं। तो दैट मींस कंसिडरेशन जो है वो होली और पार्टली इन द फॉर्म ऑफ दैट एसेट होनी चाहिए, उसका शेयर होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जहां कैश में कंसिडरेशन मिल रही है
वो अलग बात है, वो ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स हेयर इन रेफर एज टीडीआर और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसको हम एफएसआई बुलाते हैं, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 for construction of residential apartments by a promoter in a project intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. Computation of amount of exemption. The amount of GST exemption available for construction of residential apartment in the project under this notification shall be calculated as, क्या करना है, जीएसटी पेबल ऑन टीडीआर और एफएसआई इनटू कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल कारपेट एरिया ऑफ द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल अपार्टमेंट्स इन द प्रोजेक्ट, यानी सिर्फ रेजिडेंशियल पोर्शन के लिए मिलेगी। ठीक है। प्रमोटर लाइबल टू पे टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस ऑन अनसोल्ड फ्लैट्स। आपको पता है ना, हमने आरसीएम वाली लिस्ट में पढ़ा था कि जो प्रमोटर है वो टैक्स भरेगा। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म लीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, तो अगर आप कोई पेमेंट देते हैं, अपफ्रंट अमाउंट देते हैं, जिसे हम पगड़ी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस डेवलपमेंट चार्जेस, लीज होती है एक तरह से, पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 years और मोर on or after 1 April 2019 for construction of residential apartments by a promoter in a project intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier। ऊपर भी देखो नीचे भी देखो, दोनों में कह रहे हैं कि उन केसेस में नहीं बात बनेगी जिन केसेस में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आफ्टर, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आप पैसे लेते हैं या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद आप पैसे लेते हैं। तो बेसिकली आपको याद करना है कि शेड्यूल 2 में पैराग्राफ 5 के बी पार्ट में, ठीक है ना, ये पॉइंट पढ़ चुके हैं हम कि अगर आप पहले कंप्लीशन के पैसे लेते हो तभी जीएसटी लगता है, नहीं तो जीएसटी लगता ही नहीं है। नहीं तो फिर शेड्यूल 3 में बात आ जाती है, नॉन टैक्सेबल हो जाता है, सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। क्लियर है, इसका ये पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुद्दे की बात पे आते हैं बेटा आगे, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय डिफरेंट मोड्स। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए फायदा निकाला है। ठीक है, वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो वहां जाने वाली एयरलाइन और आने वाली एयरलाइन, वहां से जाना है वहां आना है, तो दोनों सीन में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन, वहां से शुरू हो रही हो या खत्म हो रही हो, इन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, और एट बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तो इन जगह पे कोई जीएसटी नहीं लगना है एयर पे। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर। तो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब होता है कि आपने एक व्हीकल को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए। मान लो तुम्हारी शादी है, तुम उदयपुर में शादी कर रहे हो और तुमने सारे बारातियों को लेके जाने के लिए लेट्स से गुड़गांव से उदयपुर तक के लिए बस कर लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। अच्छा, अगर वो नॉन एयर कंडीशनड है तो उसमें एग्जेम्पशन है, अगर वो एयर कंडीशनड है तो उसमें एग्जेम्पशन नहीं है, वो टैक्सेबल है। अच्छा, रेडियो टैक्सी टैक्सेबल है, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, मतलब टूरिज्म भी टैक्सेबल है। स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज आर एग्जेम्प्ट। अब स्टेज कैरेज क्या होता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज? स्टेज कैरेज क्या होता है कि एक जो व्हीकल है वो रूट पे चलेगा और बीच में स्टॉप्स होंगे, आप जिस मर्जी स्टॉप पे चढ़ सकते हैं, जिस मर्जी स्टॉप पे उतर सकते हैं, ऑब्वियसली टिकट खरीद के। ठीक है ना, तो उसे स्टेज कैरेज कहते हैं। जैसे ये बसें चलती हैं, ठीक है ना, ये जो डीटीसी की बसेस चलती है, हरियाणा रोडवेज की बसेस चलती है, ये सब स्टेज कैरेज है। ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने हायर नहीं करी है। तो चलो उदयपुर जाने के लिए हम राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस में चढ़ जाते हैं, तो वो स्टेज कैरेज है। नॉन एयर कंडीशन पे जीएसटी नहीं है, एयर कंडीशन पे जीएसटी है, याद रखिएगा। एयर कंडीशन बेटा, हमें जहां एयर कंडीशन आ गया वहां पे हम जीएसटी ले रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज उनका मतलब बताया हुआ है।
ठीक है। फिर स्टेज कैरेज का भी मतलब बताया होगा, ये बताया हुआ है। रेडियो टैक्सी का मतलब बताया हुआ है। आपकी मर्जी है, आप देख लें। आपको वैसे याद करने वाली बात है वो ये है, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान रखें, ठीक है। वैसे एक अभी आपने आगे और पॉइंट पढ़ना है कि मेट्रो पे भी जीएसटी नहीं लगता है। मेट्रो पे सफर करने पे, आप मेट्रो पे सफर करते हो तो जीएसटी ना लगता है। ट्रेन में एसी वाला पे, मतलब जो नॉन एसी होता है उस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जिसमें एसी है उसमें सब जीएसटी लग रहा है, तो वो सभी अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अमाउंट, फंडिंग अमाउंट रिसीव बाय एयरलाइन ऑपरेटर्स अंडर आरसीएस, service provided to the central government by way of transport of passengers with or without accompanied belonging by air embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport against consideration in the form of viability gap funding are exempt। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे लेट्स से आप एक प्राइवेट एयरलाइन की बात करते हैं, इंडिगो एयरलाइंस की बात करते हैं, ठीक है। इंडिगो एयरलाइंस किसी रिमोट एरिया के एयरपोर्ट पे अपनी जो फ्लाइट है ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि वहां से इतने कस्टमर्स नहीं मिलते, उनको इतने पैसेंजर्स नहीं मिलते। लेकिन गवर्नमेंट को वहां पे जरूरत है कि मेरे को वहां पे लोगों की कनेक्टिविटी के लिए, उनका सोशल वेलफेयर बनाए रखने के लिए एयरक्राफ्ट पहुंचाने। तो गवर्नमेंट रादर देन इंडियन एयरलाइंस को पहुंचाने की बजाय प्राइवेट एयरलाइंस को कहती है यार तुम एक काम करो कि तुम वहां पे फ्लाइट चलाओ, जो तुम्हारे को नुकसान होता है वो मैं आपको दे दूंगा, और उसे हम वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको एग्जेम्प्ट है। However, nothing contained in this entry shall apply on or after expiry of a period of 3 years from the date of commencement of operations of the regional connectivity scheme airport as notified by the Ministry of Civil Aviation। यानी पहले 3 साल तक ही ये एग्जेम्पशन है, उसके बाद हम कहेंगे कि भैया चलानी है चलाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय डिफरेंट मोड्स, मैंने आपको जो बताया था ना रेलवे और मेट्रो वाला। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स। विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग का मतलब होता है सामान के साथ या सामान के बिना, फर्क नहीं पड़ता। रेलवेज इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच। तो भैया स्लीपर क्लास जो होती है जिसमें एसी नहीं होता, या जनरल डब्बा जो होता है उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी सब जगह जीएसटी लगेगा। मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैमवे पे जीएसटी नहीं लगेगा। मेट्रो आपको पता ही है, मोनोरेल मैं क्या समझाऊं बेटा, गूगल कर लो मोनोरेल क्या होती है। मुंबई में शायद है मोनोरेल, और ट्रैमवे कोलकाता में ट्रैम चलते हैं ना वेस्ट बंगाल, वहां पे उस साइड पे। फिर इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज बेसिकली समुद्र में नहीं, इनलैंड वाटरवेज मतलब आप समझ जाएं कि देश के अंदर अंदर ही हम पानी के रास्ते ट्रैवल कर रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पसेस इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शाज इंक्लूडिंग ई रिक्शाज आर एग्जेम्प्ट। मीटर्ड कैब भी एग्जेम्प्ट है, बट रेडियो टैक्सी एग्जेम्प्ट नहीं है। समझ में आ रही है? ई रिक्शा भी एग्जेम्प्ट है, क्लियर है? उसकी आपको डेफिनेशंस दे रखी हैं, इनलैंड वाटरवे की, मीटर्ड कैब की, ठीक है ना। वो काली पीली कैब नहीं चलती है बेटा, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अदर एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर कोई क्लैरिफिकेशन है तो मैं देख के आपको बता देता हूं कि ढंग की कोई क्लैरिफिकेशन अगर हमें समझ में आए, देखनी हो तो चलो देख लेते हैं एक बारी। अदर एस्पेक्ट्स में देखिए बेटा, बेसिक्स में सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स आर चार्जेबल टू जीएसटी। अब देखो कि services provided by government discussed earlier specifically excludes the transportation of passenger services provided by the government or local authority from its purview. That is, said services are liable to GST. However, services of transportation of passengers specified in entry 15, 16, 17 mentioned above are exempt from GST, whether provided by government or otherwise। यहाँ पे ये कह रहे हैं, अगर आपको याद हो जब हमने गवर्नमेंट वाला शुरू किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में, तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला एक पॉइंट होता था हमेशा। एक होता था सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इन और अराउंड प्रीसिंक्ट्स ऑफ एन एयरपोर्ट और अ पोर्ट, और लास्टली होता था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। आप चाहे पीछे पेजेस पलट के देख लीजिए। तो हम कहते थे कि जीएसटी लगेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज पे अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन यहां पे हमने कह दिया कि इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। यह बात यहां पे क्लैरिफाई करिए, ठीक है, क्लियर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर वेसल्स अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पसेस, इन पे भी टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, इसको रीड कर लें बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लेजर और चार्टर वेसल्स और क्रूज शिप, इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो ये सिंपल है।
इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, आप बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 9 अपने आप रीड करके पढ़ लें, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज इस पे ध्यान देंगे। अब बात करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, बेटा जी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन भी एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है ना। आप देखते हैं ना जैसे ही डीजल के दाम बढ़ते हैं वैसे ही हर चीज के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में प्रीडोमिनेंटली जो गुड्स ट्रांसफर है वो डीजल व्हीकल के द्वारा किया जाता है। तो इसी तरह अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी भी लगा दूंगा तो हर जगह जो है वो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो हमने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को भी अज्यूम किया है, समझा है कि हाँ भाई ये भी हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है और उसमें भी हमने एग्जेम्पशन दिए, लेकिन ऐसे फ्लैट आउट एग्जेम्पशन नहीं दे दिए, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ही केसेस में आपका एग्जेम्पशन है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डिफरेंट मोड्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, कोरियर या इनलैंड वाटरवे आर एग्जेम्प्ट। तो अगर आप बाय रोड दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी नहीं, उस पर रिवर्स चार्ज लगता है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशूज कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। कुरियर एजेंसी भी आपको पता है, एक्सप्रेस कार्गो सर्विस या कुरियर एजेंसी टैक्सेबल है। अंगाड़िया, बेटा जी अंगाड़िया क्या होता है? अंगाड़िया बहुत पुरानी चीज है। अंगाड़िया बेसिकली पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग ट्रैवलर्स का काम करते थे, मैसेज पहुंचाने का या छोटी मोटी गुड्स पहुंचाने का, ठीक है ना। तो वो अंगाड़िया सर्विसेज होती थी, ये भी लाइबल टू टैक्स हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट, ठीक है जी, आप इंडिया से बाहर से कस्टम स्टेशन तक सामान ला रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। Services by way of transportation of goods by an aircraft from a place outside India up to the custom station of clearance in India are exempt, ठीक है। कस्टम स्टेशन क्या है? वो एयरपोर्ट है जहां से कस्टम्स क्लियरेंस होती है गुड्स की, ठीक है। कस्टम ड्यूटी पे करके आप गुड्स को ले जा सकते हैं फॉर होम कंजम्पशन। फिर एयर फ्रेट फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस टू इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही। हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई आफ्टर 30th सितंबर 2020, ये सिर्फ 30th सितंबर 2020 तक है। सी फ्रेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना, यही सेम 30th सितंबर 2020। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, समझ में आ रही है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय रेल और वेसल, तो सर्टेन गुड्स हैं जिनको बाय रेल और वेसल एग्जेम्पशन दे रखी है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस टू इंडिया टू अनदर प्लेस, अब ये इन इंडिया होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट भी है, वेसल वाला आउटसाइड इंडिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज, एक्सीडेंट और मिसहैप। तो बेटा जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, अब बिहार में बाढ़ आ रखी है, तो यहाँ पे हम अगर दिल्ली से कोई रिलीफ मटेरियल भेज रहे हैं बाय ट्रेन और बाय वेसल, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो रजिस्टर्ड हैं न्यूज़पेपर ऑफ रजिस्ट्रार से, उनको ट्रांसपोर्ट करने पे जो पैसा देते हैं आप रेलवेज को या वेसल को, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर आर एग्जेम्प्ट। अब एक बात मैं बताऊं, यहां पे रेल है, यहां पे जैसे ही अभी थोड़ी देर बाद बाय रोड आ जाएगा ना, तो ये रेलवे इक्विपमेंट को छोड़ के बाकी सारे कॉमन है, प्लस 2 पॉइंट्स और। याद करने का आसान तरीका बता रहा हूं कि ये वाले याद कर लिए, तो रेलवे इक्विपमेंट को छोड़ के गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड के केस में ये सारे पॉइंट्स हैं, प्लस 2 पॉइंट और हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं, कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल, compute value of taxable supply and GST liability for transport of goods by rail by Indian Railway within India, all sums exclusive of taxes. Information relates to month of November 2019. Transport of postal mails and postal bags, देखो पोस्टल वाला कॉन्सेप्ट यहां पे है, कुछ पोस्टल वाले के लिए कोई एग्जेम्पशन है, चिट्ठियों के लिए कोई एग्जेम्पशन है नहीं है, तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिलीफ मटेरियल, अच्छा हाउस होल्ड इफेक्ट टैक्सेबल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी टैक्सेबल है।
फिर ट्रांसफर ऑफ रिलीफ मटेरियल थ्रू फ्लड अफेक्टेड एरिया, ये एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एग्जेम्प्ट है। टी नहीं आता भाई उस केस में, एग्जेम्पशन के केस में। टी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी नहीं होता, ये भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और फिर आपका शुगर जो है, देखो यहाँ पे मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर, पल्सेस एंड राइस है, शुगर नहीं है, तो ये टैक्सेबल है। मैं टी को भी एग्जेम्प्ट लिख गया, फिर से वही गलती कर रहा हूँ, टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ बेल्ड कॉटन, बेल्ड कॉटन बेटा समझना है आपको कि सिर्फ रॉ कॉटन जो होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे रॉ कॉटन होता तो उसे हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मान लेते और उसकी ट्रांसपोर्टेशन वाया रेल एग्जेम्प्ट होती। लेकिन जो आपका बेल्ड कॉटन है, उस बेल्ड कॉटन में हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। बेल्ड हो, गिंड हो, कॉटन फैब्रिक हो, ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर गुड्स तो हमारा टैक्सेबल होगा ही होगा। तो इधर आंसर चेक कर लेते हैं। देखो हमारा क्या था भैया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, फिर एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, फिर टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, फिर एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, फिर टैक्सेबल और टैक्सेबल। तो मतलब पहले 3 टैक्सेबल हैं, 3 एग्जेम्प्ट हैं, 3 टैक्सेबल हैं, 2 एग्जेम्प्ट हैं और 2 टैक्सेबल हैं। देखो तो ये 3 टैक्सेबल आ गए, 3 एग्जेम्प्ट आ गए, फिर 3 टैक्सेबल फिर से आ गए, फिर 2 एग्जेम्प्ट, फिर 2 टैक्सेबल। बिल्कुल डिट्टो करेक्ट है बेटा जी हमारा भी। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आप टोटल करके निकाल सकते हैं और उसके ऊपर जीएसटी भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। तो बेटा अब मैंने आपको क्या बताया था, रेल्स में, रेल के केस में बताया था कि वहां पे रेलवे मटेरियल एंड इक्विपमेंट को छोड़ के बाकी सारा कॉन्सेप्ट डिट्टो यहां कॉपी हो जाएगा +2। तो जो 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा। जो 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो पॉइंट नंबर बी और सी है, बाकी सारे 1 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यहां भी है, वहां भी था, कहां, रेल और वेसल वाले एंट्री में। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइसेस यहां भी है, वहां भी था। ऑर्गेनिक मैन्योर दोनों जगह। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर दोनों जगह। रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज, एक्सीडेंट्स और मिसहैप दोनों जगह था। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर एग्जेम्प्ट, ये भी दोनों जगह था। ठीक है, अब जो नए अलग से पॉइंट्स आए हैं, ये वैसे नए नहीं है, लेकिन रेल से कंपेयर करें तो नए पॉइंट्स जो आए वो क्या है। पहला है गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500, यानी पूरे कैरेज में जितना भी सामान है उसके लिए किराया 1500 से ज्यादा नहीं है। तो आप या तो हिसाब लगा लो डिस्टेंस बहुत कम है या फिर गाड़ी छोटी है, जो गुड्स कैरेज है वो छोटा है। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने फर्नीचर वगैरह खरीदा था, मैं उनके साथ गया था। तो उन्होंने एक बेड और एक अलमारी खरीदी थी। तो बेड और अलमारी उन्होंने सदर बाजार से लेकर अपने घर तक उन्होंने ट्रांसपोर्ट कराई। तो हमने टेम्पो वाला बुलाया, उन्होंने करीबन हमसे 900 रुपए मांगे ट्रांसपोर्टेशन के, हमने दे दिए 900 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहां जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि टोटल 1500 से ऊपर नहीं गया, तो जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आनी है यहाँ पे, वो एग्जेम्प्ट है 1500 से नीचे। अच्छा अब क्या होता है, कई बारी ना, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कन्वेंस जा रही है, कोई व्हीकल जा रहा है, मान लो यहां से जयपुर गाड़ी जा रही है, ठीक है, यहां से गुड़गांव से जयपुर गाड़ी जा रही है और उसमें 4 आदमियों का अलग अलग सामान जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, थोड़ा सामान होगा और वो बंदा पूरी गाड़ी भेजना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी और के सामान के साथ मिला के सामान में गाड़ी भेज रहा है। तो इस केस में पर कंसाइनी अमाउंट देखेंगे, 750 रुपए से कम है तो एग्जेम्प्ट है। तो गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750 रुपए। ठीक है ना, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहां ओवरऑल बेसिस नहीं देखा जा रहा, कंसाइनी बेसिस देखा जा रहा। और 1500 वाले में गुड्स का व्हीकल बेसिस देखा जा रहा है कि एक जो हमारी जो व्हीकल है, जो हमारा क्या कहते हैं उसे कैरेज है, उसके अंदर 1500 रुपए से ज्यादा का अमाउंट। ठीक है ना, तो हो तो टैक्सेबल है, कम हो तो एग्जेम्प्ट है। बाकी गुड्स कैरेजेस का सेम मीनिंग है। गुड्स कैरेज का मतलब अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर इंडिविजुअल ट्रक टेम्पो ऑपरेटर हु डज नॉट इशू एनी कंसाइनमेंट नोट are not covered within the meaning of the term GTA. As a result, the services provided by such individual transporters who do not issue a consignment note will be covered by the entry at 18
नोटिफिकेशन विच इज एग्जेम्प्ट अभी ऊपर पढ़ी थी हमने। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है आप ये देख सकते हैं, समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए जीटीए से रिलेटिंग। अच्छा, जीटीए पे आपको पता है रिवर्स चार्ज लगता है, ये हम अपना रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये पूरा टेबल, ठीक है ना। रिवर्स चार्ज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज सिर्फ रेपिटेशन हो रखी है, प्लीज इस बारे में ध्यान देंगे, ठीक है। हमने ट्रेन वाला एक क्वेश्चन कर लिया था, अब गुड्स कैरेज वाला आप देख लें क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। हमें बहुत सारी एग्जाम्पशंस करनी है बेटा, बहुत ज्यादा काम है हमारे पास, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो सर्विसेज अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी द्वारा प्रोवाइड की जाती है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में बेटा जी हमारी जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स, अदर देन द फॉलोइंग। तो ये फैक्ट्रीज, ये इन सब पे तो रिवर्स चार्ज लगा हुआ है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है ना। तो इन सब पे रिवर्स चार्ज लगा हुआ है, तो इनके अलावा वाले केस में एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो आर एग्जेम्प्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू पर्सन रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस, ठीक है, तो जो टीडीएस कलेक्शन वाला है, जो मैंने आपसे कहता हूं कि आपके सिलेबस से बाहर है, उस केस में तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरेज टू डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी हु हैव टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, उन केस में भी बेटा जी हमारा जीएसटी एग्जेम्प्ट है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, लेकिन जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो सप्लाईज करने के लिए नहीं करवाई है, वो जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराई है बेटा, वो उन्होंने इसलिए कराई है ताकि वो टीडीएस कलेक्ट कर सकें, ठीक है ना, टैक्स कलेक्ट कर सकें, टीडीएस डिडक्ट कर सकें। तो उस केस में आपको कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे आती है बात बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहले सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक बात समझने वाली ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरल पब्लिक को सर्विसेज नहीं देता है, या तो बैंक्स को सर्विसेज देता है या तो गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है। तो उस केस में बेटा जी हमारी फिर एग्जेम्पशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मींस द बैंक एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्ट। अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट नहीं है, हाउएवर एक सर्विस है जो आगे जाके हम एंट्री में पढ़ेंगे कि वो एग्जेम्प्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब प्रोवाइड की जाएगी तो। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक पॉइंट पढ़ते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अब इसके अंदर समझिए कि जब आपको कोई लोन देता है, एडवांस देता है, और उसके बदले में जो कंसिडरेशन है उसका नाम इंटरेस्ट या डिस्काउंट के नाम पे वो ले रहे हैं, तो इस केस में आपकी जीएसटी की एग्जेम्पशन है। यानी आप बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वो व्हीकल लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, उस केस में वो आपको पैसे दे रहे हैं और आपसे ब्याज ले रहे हैं कंसिडरेशन के रूप में, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि सर्विस प्रोवाइड हो रही है मैंने माना, लेकिन इसके अंदर हमने एग्जेम्पशन दे दी इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में। क्रेडिट कार्ड्स को एग्जेम्पशन नहीं है, यानी क्रेडिट कार्ड्स जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस पर जीएसटी लगेगा। तो अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, तो आपने तभी एक बात आपने ध्यान दी हो तो पढ़ा भी हो कि हमने कॉम्पोजिशन सप्लाई में भी पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन में भी पढ़ा था कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट से सेल ऑफ परचेज of foreign currency amongst banks or authorized dealer of foreign exchange or amongst banks and such dealers are exempt। इसको मैं समझाता हूं बेटा, ठीक है। मान लो कि धीरज की शादी हो जाती है और धीरज को अब हनीमून पे जाना है, धीरज हनीमून पे जाना चाहता है यूएसए। यूएसए में बेटा 2000 का नोट तो चलेगा नहीं, उसको डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर खरीदने जाता है। तो ये रहा धीरज बेटा जी, इसकी शादी हो गई है, ठीक है। अब या तो ये बैंक के पास जा सकता है या ये किसी ऑथोराइज्ड डीलर के पास जा सकता है। ऑथोराइज्ड डीलर बेटा जी, जिनको आरबीआई ने ऑथोराइज कर रखा है फॉरेन करेंसी बेचने के लिए, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, बैंक अगर कस्टमर को या ऑथोराइज डीलर अगर कस्टमर को एक्सचेंज करेंगे करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज बेचेंगे, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, ये बात समझनी है आपने, ठीक है। लेकिन मान लो इस ऑथोराइज डीलर के पास कोई करेंसी नहीं है, मान लो डॉलर खत्म हो गए,
तो ये किसी और ऑथोराइज डीलर से लेता है या बैंक से लेता है? तो बेटा सुनिए जरा, बैंक बैंक से, ऑथोराइज डीलर से, या ऑथोराइज डीलर बैंक से, या बैंक ऑथोराइज डीलर से। ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये इंटर से सेल परचेज आ जाती है। ये वाली सारी ट्रांजैक्शन में जीएसटी नहीं लगता है, यहां पे एग्जेम्पशन है। यानी ऑथोराइज डीलर और बैंक अगर कस्टमर को बेचेंगे तो टैक्सेबल है, लेकिन आपस में खरीद बेच कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। तो एक बार इसकी लैंग्वेज को दोबारा पढ़ लेते हैं। इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक्स, बैंक बैंक, और ऑथोराइज डीलर यानी एडीएडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और अमंगस्ट बैंक्स एंड सच डीलर। तो बैंक बैंक आपस में खेलें एग्जेम्प्ट है, ऑथोराइज डीलर आपस में खेलें एग्जेम्प्ट है, बैंक और ऑथोराइज डीलर आपस में खेलें तो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपने समझना है कि वैसे टैक्सेबिलिटी आती है। ठीक है ना, अगर आप कस्टमर को बेच रहे होते हैं तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ऑथोराइज डीलर की डेफिनेशन है, मन करे तो पढ़ लेना। इंटरेस्ट की डेफिनेशन है, मन करे तो पढ़ लेना। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाना था ना, चलो उसको अभी वो नहीं आया है। सर्कुलर नंबर 83 जो क्लैरिफिकेशन है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ आईएफएससी एक्ट 1958 and ADB Act 1966. The exemption will be available only to the services provided by ADB and IFC and not to any entity appointed by working on behalf of ADB and IFC. पढ़ो ना पढ़ो बेटा एक ही बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 बहुत छोटी सी है, बैंक्स के रिगार्डिंग है। बैंक एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन आपका एग्जेम्प्ट है। बैंक रिसीव्ड 50,000 एज लोन प्रोसेसिंग फी फ्रॉम मिस्टर ए। बैंक रिसीव 6 lakhs, ठीक है, एज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट पे तो कोई जीएसटी नहीं लगना, प्रोसेसिंग फी पे जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने स्पेसिफिकली पढ़ा है कि कंसिडरेशन जो नाम क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट या डिस्काउंट। ठीक है ना, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्लियर है? तो ये इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बीएसबीडी अकाउंट होल्डर्स अंडर पीएमजेडीवाई। अच्छा, बीएसबीडी क्या है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, और प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो जनधन योजना वाले में जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विस एग्जेम्प्ट अप टू ₹2000 पर ट्रांजैक्शन। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, ये शॉप है, ठीक है, और आप वहां से कुछ सामान खरीदते हैं। ठीक है, आपने मान लो 1200 रुपए का सामान खरीदा, तो वो आपसे पूछता है भाई साहब पेमेंट कैसे करेंगे। आप जेब से अपना प्लास्टिक कार्ड निकालते हैं, तो वो जो कार्ड आप निकालते हैं वो अपनी वो मशीन, ऐसी कोई मशीन होती है, उस पर स्वाइप करेगा। ठीक है ना, वो स्वाइप करेगा तो उसके अंदर समझने वाली बात है, एक तो कार्ड, कितने बैंक इन्वॉल्व है, एक तो आपका कार्ड है वो वाला बैंक है, एक जिस बैंक ने उस बंदे को वो मशीन दे रखी है वो वाला बैंक है। ठीक है ना, तो वो एक्वायरिंग बैंक है। वो जो एक्वायरिंग बैंक होता है ना, एक्वायरिंग बैंक वो इस बंदे से पैसे लेता है हर ट्रांजैक्शन के, शॉप ओनर से पैसे लेता है हर ट्रांजैक्शन के। यूजुअली 1% से 1.5% लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ज्यादा ट्रांजैक्शन कमीशन उतनी कम हो जाती है। ठीक है, अब जब मोदी जी ने ये हमारी नोटबंदी वाली स्कीम निकाली, फिर मोदी जी ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, तो फिर ऐसी ट्रांजैक्शंस करने के समय इन शॉप ओनर्स को बहुत नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन पे बहुत ज्यादा कमीशन लगती थी। तब मोदी जी ने एग्जेम्पशन ला दी कि कहा कि 2000 रुपए तक अगर ट्रांजैक्शन है तो उससे नीचे वाली ट्रांजैक्शन पे ये जो एक्वायरिंग बैंक है ना, जिसने आपको वो मशीन दी है, वो अपनी कमीशन तो लेगा लेकिन उस कमीशन पे जीएसटी नहीं लेगा। समझ में आ रही है? तो थोड़ी हद तक महंगाई से आपको छूट मिलेगी। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है कि सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू ₹2000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड आर एग्जेम्प्ट। समझ में आया कुछ? तो यहां पे सर्विस कौन दे रहा है? आपका जो कार्ड वाला अकाउंट वाला बैंक है वो सर्विस दे रहा है? नहीं, जो मशीन जिस बैंक ने दे रखी है। ठीक है ना, जो मशीन जिस बैंक ने दे रखी है वो बैंक उस सेलर को जो सर्विसेज दे रहा है उस पे जो जीएसटी लगना है उसकी एग्जेम्पशन की बात हो रही है। एक्वायरिंग बैंक्स मींस एनी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और एनी अदर पर्सन हु मेक्स द पेमेंट टू एनी पर्सन हु एक्सेप्ट सच कार्ड, यानी सप्लायर आपका। समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, फिर आगे बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लोकेटेड इन आईएफएससी एसईजेड। देखो जैसे नॉर्मल एसईजेड होती है वैसे ही वो प्रोडक्शन के लिए होती है,
ठीक है ना। वैसे ही हमने बैंकिंग के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी एक SEZ बना दी है। तो सर्विसेज बाय एन इंटरमीडियरी of financial services located in a multi-services SEZ with international financial service center status to a customer located outside India are for international financial services in currencies other than Indian rupee are exempt। इसमें इतना ही पढ़ लो, सिर्फ इतना ही ध्यान रख लो। लाइफ इंश्योरेंसेस वाला बेटा जी मैं आपको कहूं अगर बहुत फ्रैंकली तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंसेस में इतनी सारी लिस्ट दे रखी है कि आपसे उम्मीद ही नहीं की जाती है कि आप इन्हें याद करें और पेपर में आपसे पूछी जाए, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अंडर NPS नेशनल पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है वो एग्जेम्प्ट है। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वगैरह वालों के लिए जो स्कीम है वो एग्जेम्प्ट है। जैसे मैं बता रहा हूं बेटा वो ध्यान रखते रहो बस। आपका कोस्ट गार्ड पर्सनल वाली एग्जेम्प्ट है। आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एग्जेम्प्ट है। फिर लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज में देखो कितने सारे नाम हैं, ये नाम कैसे याद रखोगे, ये नाम याद रखने बहुत मुश्किल हैं। फिर भी आप एक बारी रीड कर जरूर कर जाना इनको। जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना आर एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज की, ठीक है। कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करी, जैसे ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। तो ESI, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो भी ESI की सर्विसेज देता है उन्हें एग्जेम्प्ट करार दिया जाता है। अगर आपको ESI नहीं पता क्या होता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ESI ऐसे एम्प्लॉयज को मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जो कि एक निर्धारित सीमा से कम तनख्वाह पाते हैं। इनकी लिमिट मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आई चेक 15,000 रुपए थी, अब थोड़ी और बढ़ गए 20,000 कर दी गई हो, तो आई एम नॉट वेरी श्योर, यू कैन चेक, ठीक है ना। तो ESI अस्पताल हैं जगह जगह, एंड माइंड यू बेटा बहुत अच्छे अस्पताल हैं कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गुड़गांव में सेक्टर 9 में भी ESI हॉस्पिटल है एक, ठीक है ना। तो ESI में क्या होता है, जैसे मान लो मेरा कोई एम्प्लॉय है जिसकी तनख्वाह 15,000 से कम है, तो गवर्नमेंट मुझे कहती है भाई ऐसा है इस बंदे के लिए ना 300 साढ़े 300 रुपए महीने के हमें तू दे, चाहे इसकी तनख्वाह में से थोड़े से काट ले और हमें तू दे, और हम इस बंदे की मेडिकल इंश्योरेंस करेंगे, इसकी और इसके परिवार की, ठीक है ना। तो ESI मेडिकल इंश्योरेंस कर लेता है। फिर अगर भगवान ना करे उस बंदे के परिवार में या उसे कोई तकलीफ आती है मेडिकल, तो वो ESI अस्पतालों में जाके इलाज करवा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में तो आपने सुना ही है। तो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विसेज देती है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज बाय नेशनल पेंशन सिस्टम, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बेटा जो इंश्योरेंस का वॉचडॉग है, ठीक है ना, वॉचिंग ओवर बॉडी है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विसेज बाय सेबी, ये भी एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विसेज बाय सेबी, समझ में आ रही है बेटा। फिर जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करें तो फिर वही कह रहा हूं ना, बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनके नाम आप ध्यान रखने की कोशिश भी करें तो बेटा और चीजें कब पढ़ेंगे, वो वाली बात है। तो इसलिए इसको एक बारी बस सरसरी तौर पे रीड कर लेना कि जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज है, हर्ट इंश्योरेंस स्कीम, कैटल इंश्योरेंस स्कीम, देयर इज अ लॉट ऑफ नेम यहाँ पे, तो उनके हिसाब से ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर री इंश्योरेंस सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम स्पेसिफाइड इन एंट्री नंबर ब्ला ब्ला, जो पूरी है। री इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस का बर्डन शेयर करने के लिए दूसरी कंपनी को प्रीमियम शेयर करके री इंश्योरेंस करवा लेती है। तो मान लो ओरिजिनल इंश्योरेंस वाली एग्जेम्प्ट है तो उसकी री इंश्योरेंस सर्विस करोगे वो भी एग्जेम्प्ट होगी, समझ में आ रही है। फिर पेंशन स्कीम, इसके अंदर अटल पेंशन योजना की ध्यान रखनी है, कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना। तो अगर कोई सरकार को कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन की स्कीम की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के तहत, बेटा वो भी एग्जेम्प्ट है। फिर कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर पेंशन स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब थोड़ी सी बड़ी बात आई, अभी तो बहुत छोटी छोटी चीजें चल रही थी ना, तो बिजनेस फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंस वाले कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से पढ़ते हैं एक बारी, ठीक है बेटा। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है पहले ये समझते हैं। अब देखिए गांव वगैरह की बात करें तो हर गांव में बैंक अपनी ब्रांच तो खोल नहीं सकता, इंश्योरेंस कंपनी अपनी ब्रांच तो खोल नहीं सकती, तो फिर बैंक्स की जो रीच बढ़ाने के लिए बिजनेस फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट लाया गया कि दुकानदारों को कैश डिपॉजिट और कैश
विड्रॉल करने की फैसिलिटी देने का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो किसी छोटे दुकानदार को बैंक ने अपना पार्टनर बना लिया कि ठीक है, तू हमारे बिहाफ पे कैश कलेक्ट कर और हम यहाँ पे खाते में जमा कर देंगे बंदे के, और तू थोड़ा कैश अपने पास भी रख, तो एक लिमिटेड अमाउंट तक विड्रॉल भी तेरे यहाँ से करवा दिया करेंगे। तो ऐसा होगा कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, ये जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंश्योरेंस कंपनीज को जो सर्विसेज देते हैं, उनकी एग्जेम्पशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्संस इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज: बिजनेस फैसिलिटेटर और अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच, any person as an intermediary to a business facilitator or a business correspondence with respect to services mentioned in entry A, और अब उसके अंदर इंटरमीडियरी आ गया उन दोनों के बीच में, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन अ रूरल एरिया आर एग्जेम्प्ट। ये बात समझ में आई। बाकी फिर वो आपको बैंकिंग कंपनी वगैरह के फॉर्मूले वगैरह डेफिनेशंस वगैरह बता रहे हैं कि बैंकिंग कंपनी क्या होती है, ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, ये सब चीजें आप अपने आप जान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? अच्छा, इशू आया, सर्कुलर है हमारे पास एक, clarification on value of services by business facilitator या business correspondent to a banking company. The agreement of banks with a business correspondent specifically prohibits them from directly charging any fee to the customer for services rendered by them on behalf of the bank. On the other hand, banks and not business correspondents are permitted to collect reasonable service charges from the customer for such services in a transparent manner. The arrangement of banks with business correspondents specify the requirement that the transactions are accounted for and reflected in the bank's books by end of the day or the next working day, and all agreements contracts with the customer shall clearly specify that bank is responsible to the customer for acts of omission and commission of the business facilitator या correspondent. Hence, banking company is the service provider in the business facilitator model or the business correspondent model operated by a banking company. As per RBI guidelines, the banking company is liable to pay GST on the entire value of service charge or fee charge to the customers, whether or not received via business facilitator or the business correspondent. तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर आप कोई सर्विसेज लेते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की, तो बैंक उस केस में अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को कह देती है कि तू पैसे मत ले, हम कस्टमर से पैसे लेंगे और हम ही लाइबल होंगे, तो फिर हम ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बैंक वहां सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस केस में, ठीक है ना। तो वहां पे एग्जेम्पशन नहीं आ रही है, ये क्लैरिफाई किया गया है यहाँ पे, इसको डिटेल में एक बारी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर क्लैरिफिकेशन इन द स्कोप ऑफ सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंस to a banking company with respect to its rural accounts in rural areas. It is clarified that the purposes of availing exemption from GST, the services provided by a business facilitator या business correspondent to a banking company in their respective individual capacities should fall under the heading 9971, and that services should be with respect to accounts in a branch located in rural area of the banking company. The procedure for classification of branch of a bank as located in rural area and the services which can be provided by BFBC is governed by the RBI guideline. Therefore, classification adopted by the bank in terms of RBI guideline in this regard should be accepted. बहुत बेकार बात बोली है बेटा, इसका पेपर में आने से कोई लेना देना नहीं है। समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि एज पर RBI गाइडलाइंस आप सर्विसेज को डिजाइन करेंगे कि कौन सी आपने सर्विसेज बिजनेस फैसिलिटेटर से लेनी है, कौन सी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से लेनी है। ये बात समझ में आ रही है? चलो फिर बात करते हैं लीजिंग सर्विसेज के बारे में। अपफ्रंट अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ granting of long-term lease of industrial plots or plots for development of infrastructure for financial business. ठीक है ना। तो अगर आपने अपफ्रंट लीज पे कोई लैंड ले लिया है फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फाइनेंशियल बिजनेस के लिए, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो हमारा एंटिटी है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का 50% और मोर ओनरशिप होना चाहिए, ठीक है, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट समझना है आपने। तो कह रहे हैं अपफ्रंट अमाउंट जो है कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट प्राइस,
development charges or by any other name payable in respect of services by way of granting of long-term lease of 30 years or more of industrial plots or plot for development of infrastructure for financial business provided by the state government, industrial development corporation or undertakings or by any other entity having 50% or more ownership of central government, state government, union territory to the industrial units or the developer in any industrial or financial business area is exempt. ठीक है, फिर सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स बाय आईआरएफसी टू इंडियन रेलवेज। आईआरएफसी बेटा आपने टैक्स में भी पढ़ा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एसेट्स खरीदती है फिर लीज पे दे देती है इंडियन रेलवेज को। जो भी सर्विसेज हैं एग्जेम्प्ट हैं। अब आती हैं लीगल सर्विसेज बेटा, लॉयर्स की सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे अब, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसके बारे में रिवर्स चार्ज में पढ़ा था, ठीक है, हमने रिवर्स चार्ज में पढ़ा था, हमने कहा था वकीलों को तो टैक्स देना ही नहीं। वकीलों के जो सर्विसेज हैं या तो उस पर एग्जेम्पशन है या उस पर रिवर्स चार्ज। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है बेटा, या तो उस पर एग्जेम्पशन है या तो उस पर क्या है, रिवर्स चार्ज, ठीक है, क्लैरिटी अपने दिमाग में ले आओ। ओके, तो वहां पे हमने रिवर्स चार्ज में पढ़ा था कि अगर जो वकील हैं वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, और किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे हमने पढ़ लिया था कि बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है। कोर्ट के बारे में भी पढ़ा था, तो वैसे ही यहां पे देखते हैं। अब उसके अलावा बात करें अगर, तो एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी यानी इंडिविजुअल को, ठीक है, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगना। A business entity with an aggregate turnover up to such amount in preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration, यानी 20 लाख या 10 लाख इन MMT नागालैंड, ठीक है ना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। तो कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर एक ऐसे व्यक्ति को सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो एक बिजनेस एंटिटी नहीं है या एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करानी अनिवार्य नहीं है बिकॉज ऑफ द टर्नओवर, ठीक है, यहां गवर्नमेंट को देता है तो जीएसटी नहीं लगेगा। फिर देखो यहां पे कह रहे हैं अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट, ये सर्विसेज के दे रहा है किसी दूसरे एडवोकेट को या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को या पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को या अ बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर आपका एग्जेम्पशन लिमिट से कम है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रही है? तो बेटा एक बात बताओ, मान लो मैंने एक वकील हायर किया शादी करने के लिए, ठीक है, मैं शादी कर रहा हूं बेटा, खुशखबरी सबकी, तो मैंने शादी करने के लिए वकील हायर किया, ठीक है, और मैं कोर्ट मैरिज कर रहा हूं। तो कोर्ट मैरिज की बात करें तो उसके अंदर मैंने जो वकील से सर्विसेज ली हैं वो मेरे से कंसिडरेशन लेगा, जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि मैं एज अ बिजनेस एंटिटी सर्विसेज ही नहीं ले रहा। समझ में आ रही है? वैसे एक मेरे स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, बहुत साल पहले सीएस करा था उस स्टूडेंट ने और एलएलबी भी करी थी, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि कभी भी मेरी शादी होती है तो वो मेरी शादी करवाएगी, सिर्फ 3,000 रुपये चार्ज करेगी, और अगर डिवोर्स होता है तो इसके 5100 रुपये चार्ज करेगी। अब डिवोर्स के ज्यादा और 5100 क्यों बेटा, लॉजिक मत पूछना, ये उसका अपना लॉजिक है। तो इस केस में अगर वो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उस केस में क्या बात होगी बेटा जी, कि दैट विल बी एन एग्जेम्प्ट सर्विस क्योंकि आई एम नॉट अ बिजनेस एंटिटी, ठीक है। और आप देखें, ब्यूटी देखें इस बात की कि अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो वो रिवर्स चार्ज में, और 20 लाख से नीचे वाले में एग्जेम्प्ट है, तो 20 लाख से ऊपर वाले केस में भी आपका रिवर्स चार्ज ही लगना है। वकीलों को तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। और आगे कह रहे हैं एज सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, यानी इंडिविजुअल हो गया। अब बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच एन एक्सटेंट, ये भी हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट एंटिटी, ये भी हो गया। तो भाई यहां और फर्क यहां रहा, फर्क ये रहा कि अगर एक सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट या किसी पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को लगाता है तो वहां पे एग्जेम्पशन नहीं है। समझ में आ रही है? तो यहां पे एडवोकेट का मतलब आ गया, सीनियर एडवोकेट का मतलब यहां पे है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। एडवोकेट तो चलो छोड़ो, सीनियर एडवोकेट कौन है? सीनियर एडवोकेट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961. Section 16 of Advocates Act 1961 provides that an advocate may, with his consent, be designated as senior advocate if the Supreme Court or High Court is of opinion that by virtue of his ability standing at the bar or special knowledge or experience in law, he is deserving of such distinction. Senior advocates shall, in the matter of their practice, be subject to such restriction as the Bar Council of India may, in the interest of legal profession, may prescribe. समझ में आ रही है? सीनियर जो एडवोकेट्स होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये डिस्टिंक्शन देता है, ऑब्वियसली विद द कॉन्फर्मेशन ऑफ द एडवोकेट, ठीक है ना।
फिर ये रिवर्स चार्ज वाला है, ये आपकी रिवीजन के लिए बताया है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा रिवर्स चार्ज वाले को, ठीक है ना। रिवर्स चार्ज वाला आप अपने आप पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है मेरे साथ रिवर्स चार्ज वाले टॉपिक में, वो आप देख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलो वो आगे बढ़ते हैं स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे आईपीएल वाईपीएल की बात नहीं हो रही, जो सरकारी स्पोर्ट्स इवेंट है उनकी स्पॉन्सरशिप अगर आप सर्विसेज देते हो तो उसके अंदर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि आईपीएल में वीवो या पेप्सी वाले जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ले रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा ना। यहाँ पे कुछ लिमिटेड एसोसिएशंस के बारे में बात हो रही है और उनके द्वारा प्रोग्राम कराए गए लिमिटेड स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इट्स एफिलिएटेड फेडरेशंस वेयर द पार्टिसिपेटिंग टीम्स और इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट एनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट जोन, तो जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया उस केस में, बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ फॉर डेफ, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नेशनल गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या हमारा फेवरेट बेटा पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान पिका, ठीक है ना, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। तो इस केस में भी बेटा आपको एग्जेम्पशन है अगर स्पॉन्सरशिप आप कर रहे हो। तो एक तरह से हम स्पॉन्सर्स को प्रमोट कर रहे हैं कि आओ और इन सब इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप करो। सरकारी इवेंट्स हैं, इन पे वैसे ही कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, इसलिए हमने इनको और अट्रैक्टिव ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए ये एंट्री डाली है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, ये अगला टॉपिक है हमारा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बेटा जी एनएसडीसी, सेक्टर स्किल काउंसिल, असेसमेंट एजेंसी, ट्रेनिंग पार्टनर। आप देखिए सबसे पहले कि जो सबसे बड़ी बॉडी है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडी, ये नेशनल लेवल पे काम करती है। फिर इसने नीचे अपने डिफरेंट सेक्टर स्किल काउंसिल बना रखे, वो सेक्टर स्किल काउंसिल आगे ट्रेनिंग पार्टनर्स को एम्प्लॉय करते हैं और असेसमेंट एजेंसीज को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। तो समझना है कि एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, इस पूरी चेन में कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सबसे ऊपर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके द्वारा सेटअप किया गया, यानी अ सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एन असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर एक ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और द नेशनल स्किल काउंसिल इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, a vocational skill development course under the national skill certification and monetary reward scheme or any other scheme implemented by national skill development corporation are exempt। देखिए हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो विजन है, उनकी जो सोच है वो ये है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और रोजगार प्रदान करें, और उसके अंदर स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने डाला है। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस है, जो कि जॉब ओरिएंटेड स्किल्स होती हैं, ठीक है ना। तो जॉब ओरिएंटेड स्किल्स के लिए उन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इस चीज का बीड़ा दिया है। एनएसडीसी इज हाईली एक्टिव इनटू प्रोवाइडिंग स्किल्स टू द यूथ टुडे सो दैट दे कैन बी मोर एम्प्लॉयबल, ठीक है ना। 12वीं पास करके बच्चा एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना रेडी नहीं होता, लेकिन ये उसे स्पेसिफिक स्किल्स देते हैं, जैसे अकाउंटिंग की या वेल्डिंग की, स्टिचिंग की, जिनसे उनके अंदर एम्प्लॉयबल स्किल्स आती हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज को डेवलप करने के लिए इन्होंने एनएसडीसी के नीचे सेक्टर स्किल काउंसिल, फिर ट्रेनिंग पार्टनर्स या असेसमेंट एजेंसीज को अपॉइंट किया है। तो उस पूरे पैटर्न में, पूरे मैप में इन्होंने जीएसटी का नाम ही नहीं लिखा, तो कह रहे हैं जीएसटी एग्जेम्प्ट है। समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। तो कोई असेसिंग बॉडी है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एम्पैनल करी है ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट्स, तो वो असेसमेंट लेती है उनके स्किल्स की और उनको एक स्कोर देके सर्टिफिकेट देती है। उनके द्वारा प्रदान की गई सर्विसेज में भी कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, तो सिमिलर स्कीम
ग्रामीण यानी कि रूरल लेवल पे इसको लाया गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, उसके तहत अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो उनके द्वारा जो भी कोर्सेज पे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है बेटा, उस पे जीएसटी की एग्जेम्पशन है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है? तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में। एजुकेटर्स लिमिटेड प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद following information for the various services provided by it. It has collected an aggregate sum of rupees 25 lakhs during the month ended 30th September 2019 as under the receipt of Gyan Sagar, an industrial and training institute affiliated to the National Council for Vocational Training। अब ये NCVT से हमारा वो है, क्या कहते हैं, अफिलिएटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर अब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का नाम ऊपर कहीं नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिसीट ऑफ एडुकेयर, अ वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर एफिलिएटेड टू सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर्म्ड अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बेटा जी ये तो पूरा ही एग्जेम्प्ट बोलने वाला है। रिसीट्स ऑफ अभिज्ञान सिल सेंटर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर एफिलिएटेड टू द स्टार काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग राजस्थान, तो एक सेक्टर स्किल काउंसिल हो गया। फिर रिसीट ऑफ मिशन एंड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रनिंग अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, ठीक है, अप्रूव बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी ठीक है। फिर रिसीट्स ऑफ SINART, पता नहीं क्या लिखा है, सिनार्ट कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग कमर्शियल कोचिंग इन फील्ड्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ना ये नहीं है, ये आपका वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा। रिसीट्स ऑफ आपका कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स अ कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट हमारा जो है प्रोवाइडिंग कोचिंग इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, रुपीज 1.2 lakhs। तो भैया ये तो दिक्कत वाली बात है, ये कमर्शियल कोचिंग फिर से आ गई, तो ये भी टैक्सेबल है आपका। रिसीट्स ऑफ गुरुकुल स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, रुपीज 6 lakhs। अब देखो हायर सेकेंडरी स्कूल इसमें नहीं, दूसरे वाली नोटिफिकेशन में एजुकेशन वाली में एग्जेम्प्ट है। रिसीट्स ऑफ प्ले किड स्कूल्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल, रुपीज 11 lakh। सच रिसीट्स इंक्लूड्स रिसीट फ्रॉम रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसेस टू कमर्शियल कोचिंग सेंटर, रुपीज 3 lakh। तो 11 लाख में 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, बाकी बचे 8 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने किस किस चीजों को टैक्स कर रखा है। 1,20,000 को टैक्स कर रहा है बेटा जी, ये ज्ञान सागर वाले पहले वाले, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग वाले को। फिर उसके बाद ये रिसीट्स ऑफ एडुकेयर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर एफिलिएटेड टू सेक्टर स्किल काउंसिल, इसमें से माइनस कर दिया उन लोगों ने ना, क्योंकि एग्जाम, अच्छा ये माइनस कर रहे हैं, उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, हमने वैसे करा है, इन्होंने इसको टैक्सेबल नहीं करा है बेटा, ठीक है ना। ये एग्जाम्प्ट ही था जैसे हमने डिस्कस करा, 25 लाख में से उन्होंने एग्जाम्प्ट वाले माइनस करे हैं, उल्टा काम कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो माइनस करके इन्होंने वैल्यू ऑफ सप्लाई जो निकाली है, टैक्सेबल सप्लाई 5 लाख रुपए निकाली है। टैक्सेबल किसको नाम दिया इन्होंने, ये वही जो हमने 2 टैक्सेबल नाम दिए थे, ठीक है ना। टोटल अगर आप ऐसे करना चाहें तो यहां पे देख सकते हैं इनका कितना कितना पॉइंट है। ये 0.8 लाख हमने टैक्सेबल बोला था, 1.2 लाख टैक्सेबल बोला था, तो ये 2 लाख हो गया, और यहाँ पे 3 लाख टैक्सेबल बोला था, 2 और 3 5 हो गए। तो आप ऐड करके देखना चाहें या 25 लाख में से माइनस करके देखना चाहें, बात एक ही है, तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। फिर बात आती है परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। अब यहाँ पे हर आर्टिस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ उन आर्टिस्ट की बात हो रही है जो परफॉर्मेंस करते हैं फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर, ठीक है। तो अगर कोई आर्टिस्ट आपको सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, फोक और क्लासिकल वर्ड पे फोकस करना है आपने, क्लासिकल डांस। अब यहाँ पे जो नए नए डांस आ गए, लॉकिन पॉपिन और ये हिप हॉप और ये सालसा, इन सब की सर्विसेज दे रहा है डांस करने की ना, भैया क्लासिकल आर्ट फॉर्म की बात हो रही है, एग्जेम्पशन क्लासिकल आर्ट फॉर्म की है, ठीक है। तो क्लासिकल आर्ट फॉर्म यहां पे आ गया, तो फोक या क्लासिकल म्यूजिक, डांस और थिएटर। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि आपकी जो कंसिडरेशन है वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1.5 लाख रुपए तक अगर कंसिडरेशन है तो एग्जेम्प्ट है। तो मान लीजिए हेमा मालिनी जी, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और एक्टर भी हैं और एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं, ठीक है। तो हेमा मालिनी जी अगर कहीं पे क्लासिकल डांस का प्रोग्राम करने की सर्विसेज देती हैं और 1,20,000 रुपए चार्ज करती हैं, तो एग्जेम्प्ट है, कोई ड्यूटी नहीं, उसको जीएसटी नहीं लगेगा।
समझ में आ रही है? लेकिन अगर वही यहाँ पे 2 लाख रुपए ले लेती है तो जीएसटी लग जाएगा। अच्छा, एक बात और हम समझते हैं, हेमा मालिनी जी सब कुछ होने के साथ साथ बेटा कैंट प्यूरिफायर की ब्रांड एम्बेसडर भी है। अब सोचो, मान लो कि हेमा मालिनी जी सर पे कैंट प्यूरिफायर रख के कथक डांस करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर कर रही है। ठीक है, ऐसे डांस करेंगे। ठीक है, एक हाथ पे इधर भी कैंट प्यूरिफायर, इधर भी कैंट प्यूरिफायर, सर पे भी कैंट प्यूरिफायर, और कथक परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर ये जो सर्विसेज है वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर दे रही है, इसमें हम कंसिडरेशन देखेंगे ही नहीं 1.5 लाख वाली, 2 रुपए भी ले रही हो तो भी उस पे जीएसटी लगेगा। However, the exemption shall not apply to services provided by such artist as a brand ambassador. समझ में आ रही है? तो ब्रांड एम्बेसडर मीन्स अ पर्सन एंगेज फॉर प्रमोटिंग और मार्केटिंग ऑफ अ ब्रांड of goods, services, property or actionable claim, event or endorsement of name, including trade name, logo और house mark of any person. समझ में आ रही है? तो ये आपका क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए, बहुत इजी है, इसका आप इलस्ट्रेशन भी अपने आप कर सकते हैं। फिर आता है राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क एक्सेट्रा। तो म्यूजियम और नेशनल पार्क वगैरह में अगर आप एडमिशन लेने के लिए कोई टिकट खरीदते हैं तो एक तरह से आपको सर्विस ही तो मिल रही है, आपको एडमिशन मिल रहा है वहां पे। मैं गया था सरिस्का टाइगर रिजर्व, उन्होंने एक व्यक्ति के से मेरे ख्याल से 300 या 400 रुपए लिए थे, तो वो मुझे उस मतलब रिस्ट्रिक्टेड जोन में जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, तो एक तरह से सर्विस दे रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। तो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जू, ये बात समझ में आती है। फिर सर्विसेज, इधर कोई जीएसटी नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तो कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे टिकट लगा रखी है, ताजमहल के अंदर जाने की कोई टिकट है, लाल किले के अंदर जाने के लिए कोई टिकट है, तो बेटा उस टिकट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट और एक्सेस टू अम्यूजमेंट फैसिलिटी। अब देखो आप यहाँ पे, जैसे आप अरिजीत सिंह, हाँ अरिजीत सिंह, मैं अरिजीत सावंत बोलने वाला था, ना अरिजीत सिंह का कोई कॉन्सर्ट होता है, ठीक है, हनी सिंह का कोई कॉन्सर्ट होता है, आप पागलों की तरह भीड़ में जाते हो वहां पे, तो वहां पे भी तो यही सर्विसेज है। तो वहां पे एक बात याद रखना, अगर ऐसे किसी अम्यूजमेंट इवेंट, ब्यूटी पैजेंट, या कोई आप लगा लो किसी स्पोर्टिंग इवेंट में जाते हो, सर्कस में जाते हो, डांस इवेंट में जाते हो और वहां पे टिकट लगती है, 500 रुपए तक की टिकट है तो कोई जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर की टिकट है तो जीएसटी लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले, award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognized sporting event या एक recognized sporting event, planetarium, where the consideration for right to admission to the event or places as referred to in items A, B, C or D above is not more than ₹500 per person are exempt। ये बात समझ में आ गई। रेकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में आप जानना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रेकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, ये वही स्पोर्टिंग इवेंट है जिनकी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्प्ट है। हमने पढ़ा था पंचायत, युवा, क्रीड़ा, खेल अभियान, पीका, पीकाचू का फेवरेट वर्ड पीका, ठीक है, याद रखेंगे बेटा, ये भी हमारा एग्जाम्प्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। देखिए अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी क्या होती है, जैसे कोई मान लो ट्रेड यूनियन है या कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड हो या ना हो, ठीक है, वो अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज देती है और उसके बदले में थोड़ी पेमेंट लेती हैं, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स टू इट्स ओन मेंबर्स बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन as a trade union for the provision of carrying out any activity which is exempt from levy of goods and service tax or up to an amount of ₹7,500 per month per member for sourcing of goods। तो गुड्स के केस में बेटा 7,500 रुपए पर मंथ पर मेंबर का लिमिटेशन लगा दिया, तब तक एग्जेम्पशन है एक हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। ये बात समझ में आ रही है। इसके अंदर और आपको कोई चीजें ध्यान में देने वाली नहीं है, छोटी बात है बेटा, इसके अंदर आप प्लीज नहीं और चीजें पढ़ें तो ज्यादा ही बेहतर है, इतनी क्लैरिफिकेशन आपको लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये क्वेश्चन अपने आप देख लीजिएगा बेटा, एंटरटेनमेंट वाला है। आगे आते हैं, सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू मेंबर्स। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ by the timing in force engaged in activities relating to welfare of industrial, agricultural, labor or farmers या promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature वगैरह to its own members against consideration in form of membership fee up to an amount of ₹1,000 per member per year are exempt। Is that clear? तो 1,000 per member per year तक की लिमिट है इस केस में,
ठीक है ना, सर्विसेज के केस में। तो यहां तक आपने समझना है बेटा, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसे। चलिए बेटा, अब कुछ इक्का दुक्का छोटी छोटी इक्का दुक्का तो नहीं, अभी ज्यादा बची हैं, लेकिन फिर भी नाउ दीज कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इनटू अ ग्रुप। ठीक है, तो एक एक करके हम ये बाकी बची एग्जाम्पशंस देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ आर एग्जेम्प्ट। तो बेसिकली जब आप एक बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को एज अ होल बेच देते हो तो उसके अंदर जीएसटी की कोई इंप्लीकेशन नहीं आती है, एंड दैट इज इट, दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। ठीक है, देख लेते हैं एक बार अदर एस्पेक्ट्स में। द ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न मींस द ट्रांसफर ऑफ अ रनिंग बिजनेस व्हिच इज केपेबल of being carried on by the purchaser as an independent business but shall not cover mere or predominant transfer of an activity comprising a service. Such sale of a business as a whole will comprise comprehensive sale of immovable property, goods and transfer of unexpected orders, employees, goodwill, etc. समझ में आ रही है? तो since the transfer in title is not merely a transfer in title of either the immovable property or goods or even both, it may amount to service and had thus been exempted. समझ में आ रही है? तो उसे exempt कर दिया गया है। बाकी इसमें आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। Supply of services associated with transit cargo to Nepal and Bhutan. लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, तो अगर हमने कोई वहां पे ट्रांजिट कार्गो की सर्विसेज प्रोवाइड करी है नेपाल एंड भूटान, उनसे कोई जीएसटी नहीं है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ये इंपॉर्टेंट है बेटा रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेजिडेंस, तो रेजिडेंस के लिए अगर आपने घर किराए पे दिया है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होना जरूरी है, यूज एज अ रेजिडेंस होना जरूरी है। दो पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि एक तो जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो और उसका यूज एज अ रेजिडेंस हो रहा हो। अगर आपने कमर्शियल शॉप रेजिडेंस के लिए यूज के लिए दे दिया तो वो जीएसटी लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कमर्शियल शॉप को रेजिडेंस के लिए यूज दिया, या फिर अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को कमर्शियल यूज के लिए दे दिया तो भी जीएसटी लगेगा। तो समझने वाली बात है, ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 95, आई एम नॉट इवन श्योर हम 95 तक पहुंच गए, क्या बात है। ठीक है ना, चलो। तो ये वाला क्वेश्चन भी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 19 कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। करना है क्या? चलो मैं करा देता हूं। Messrs PQR Properties registered under GST as taxable person is engaged in the business of renting various immovable property owned by it. During the month of March, it collected a rent of 5 lakh. The said sum includes rent from vacant land used for agriculture. अब एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चरल सर्विसेज में लैंड जो था वो एग्जेम्प्ट बता दिया था, तो ये एग्जेम्प्ट है। लैंड यूज फॉर अपू सर्कस, ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस लेट टू इंडिविजुअल्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, ये एग्जेम्प्ट है। बिल्डिंग लेट टू मेसर्स एलिगेंट होटल, ये टैक्सेबल हो जाएगा। वेकेंट लैंड गिवन ऑन लीज टू मेसर्स एबीसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट अ लेटर स्टेज टू बी यूज फर्दर मोर यू बी यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और कॉमर्स, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर प्रेमाइसिस लेट टू अ टेम्पल ट्रस्ट, प्रेमाइसिस लेट टू अ कोचिंग सेंटर, ये भी सभी टैक्सेबल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो दो ही एग्जेम्प्ट है, 50 और 70। अब आप चाहे माइनस करने वाला गेम खेल लो या ऐड करने वाला गेम खेल लो, बात तो वही है ना। तो 50,000 का टैक्सेबल है, 70,000 का टैक्सेबल है, दैट्स इट। सॉरी, एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। 50,000 वाला और 70,000 का एग्जेम्प्ट है, सॉरी उल्टा बोल गया, दो ही एग्जेम्प्ट है, बाकी सारा टैक्सेबल है। ठीक है, तो 50,000 और 70,000 वाला एग्जेम्प्ट है, बाकी सारा टैक्सेबल है। ठीक है ना, तो आपने 5 लाख में से 50 और 70 यानी 1,20,000 माइनस कर देना, तो 3,80,000 आ गया। तो उस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर्विसेज बाय होटल्स हैविंग वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1,000 और इक्विवेलेंट, तो ये आपको मैंने पहले ही बता रखा। इससे सिमिलर हमने रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स वाले में भी पढ़ा था, जो उसके कमरे 1,000 रुपए वाले। तो यहां पे देखो, सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट by whatever name called for residential or lodging purposes having value of supply of a unit of accommodation below or equal to rupees 1,000 per day or equivalent are exempt। तो 1,000 per day या उससे कम हो तो एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा हुआ तो जीएसटी लगेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे। हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स, ठीक है ना। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर to a state transport undertaking a motor vehicle meant to carry more than 12 passengers
or to a local authority an electrically operated vehicle meant to carry more than 12 passengers, or to a goods transportation agency a means of transportation of goods or motor vehicle for transport of students, faculty and staff, to a person providing services of transportation of students, faculty and staff to an educational institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent are exempt. अब देखिए, या तो आप एक 12 से ज्यादा लोगों को कैरी करने की कैपेसिटी वाला व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल भी आप दे रहे हैं किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग माने जैसे हरियाणा रोडवेज, किसी भी स्टेट की जो ट्रांसपोर्ट की एंटिटी है वो राजस्थान स्टेट रोड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो ये इन लोगों को जब आप व्हीकल किराए पे देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। आगे देखो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को आपने अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल किराए पे दिया, या फिर आपने एक ऐसे किसी व्यक्ति को अपना मोटर व्हीकल किराए पे दिया जो आगे स्कूल्स को वो मोटर व्हीकल किराए पे देता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ, तो उस केस में एग्जेम्पशन है। बहुत ईजी है, याद रखना भी इसे आसान है। फिर एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। बेटा जी, आप जानते हैं, आप कहीं भी रास्ते में जाएं, कहीं भी गाड़ी चला के जाएं, रास्ते में कभी ना कभी कहीं ना कहीं टोल तो आता ही है। वो क्या सर्विस दे रहे हैं? एक तो उन्होंने रोड बनाई है, अच्छे से सुंदर बढ़िया रोड बनाई, अब आपको वहां जाने दे रहे हैं, उसके बदले में आपसे टोल चार्जेस ले रहे हैं। तो वो जो टोल चार्जेस ले रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस इज एग्जेम्प्ट। इज दैट क्लियर? फिर सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी। अब एन्युटी मतलब कोई एंटिटी मान लो एक बड़ा अमाउंट दे देती है तो उस केस में भी एग्जेम्प्ट है। फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। अब देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हरियाणा में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बिजली प्रोवाइड करता है। हरियाणा की जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है उसका नाम है डीएचबीवीएन, ठीक है। आप कभी भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा के देख लें बेटा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा होगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। और एग्जेम्प्ट क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। अब इसके अंदर ये भी समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी द्वारा करी जाए, यानी या तो स्टेट का कोई डिपार्टमेंट हो, या जो स्टेट की कोई ट्रांसमिशन यूटिलिटी हो, या सेंट्रल की हो, या किसी प्राइवेट बंदे को इन्होंने ऑथराइज किया हो, उस केस में। अब मान लो आप एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में पावर बैकअप के लिए एक जनरेटर लगा रखा है, और उस जनरेटर से जब लाइट चली जाती है तो आपको बिजली प्रदान की जाती है। तो वो जो बिजली वाली सर्विस है वो यहां नहीं आ रही है। आपकी आरडब्ल्यूए या आपकी सोसाइटी कोई डिस्कॉम नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नहीं है। तो वो केस आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके अंदर एक इशू है, इशू मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि जो बिजली के चार्जेस हैं वो तो ठीक है, लेकिन और जो आपके लिए चीजें करते हैं, जैसे मीटर का रेंट हो गया, या आप डुप्लीकेट बिल लेने जाते हो वो सर्विस हो गई, ठीक है। कोई आपका बिल टेस्ट करने के लिए मीटर टेस्ट करने की सर्विस होगी, उन सब पे जीएसटी लगेगा। समझ में आ रही है? ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकली बिजनेस इंक्यूबेटी सर्विसेज। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर एक ऐसी एंटिटी होती है जो लोगों को मौका देती है अपने अपने बिजनेसेस को, आइडियाज को लाने का, और फिर उनको नर्चर करती है और बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करती है। तो जो एंटिटी ऐसा करती है उसे इंक्यूबेटर कहते हैं, और जिस एंटिटी का बिजनेस आइडिया डेवलप किया जाता है उसे इंक्यूबेटी कहते हैं। तो इंक्यूबेटी द्वारा दी गई सर्विसेज जो हैं उन पे एग्जेम्पशन दी गई है। यहां पे कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। पहला तो एक छोटा इंक्यूबेटी होनी चाहिए, उसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, और सिर्फ शुरुआत के 3 साल तक ये एग्जेम्पशन है। समझ में आ रही है? तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंक्यूबेटी अप टू a total turnover of rupees 50 lakhs in a financial year are exempt subject to the following conditions, namely the total turnover had not exceeded rupees 50 lakhs during the preceding financial year, and a period of 3 years has not lapsed from the date of entering into an agreement as an incubatee. Incubatee क्या होता है? Incubatee means an entrepreneur located within a premises of a technological business incubator or science and technological entrepreneurship park recognized by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board. समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अच्छा, FSSAI, ये 102 नंबर लिखा है, 1Q2 नहीं है, ये 102 है। FSSAI है फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
कोई भी खाने पीने की वस्तु को ये लोग चेक करते हैं और स्टैंडर्ड्स चेक करते हैं, फिर अपनी सर्टिफिकेशन देते हैं। आप कोई भी चीज खा रहे हो बेटा, कंज्यूम कर रहे हो और उस पे FSSAI की सर्टिफिकेशन हो, तो एक अलग सा भरोसा हो जाता है कि हाँ भी सरकार ने इसको चेक किया हुआ है। तो FSSAI की जो सर्विसेज है, लाइसेंसिंग की, रजिस्ट्रेशन की, टेस्टिंग की, वो सर्विसेज जब दी जाती है फूड ऑपरेटर्स को, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा। फिर सर्विसेज बाय TBI, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, स्टेप, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क या बायो इंक्यूबेटर, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है बेटा। इनकी जो भी, ये अब बात कर रहे हैं जो इंक्यूबेटर होते हैं, उनके द्वारा जो भी सर्विसेज दी जाए वो एग्जेम्प्ट है। फिर न्यूज एजेंसी सर्विसेज, तो कोई इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट होते हैं या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनकी जो भी न्यूज की सर्विसेज है वो भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी सर्विसेज ऑर्गेनाइज करने की आप देते हैं बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, तो वो एग्जेम्प्ट है बेटा। जानवर मार लो, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स आर एग्जेम्प्ट। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन कोई सर्विसेज देता है वो एग्जेम्प्ट है। इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट, आप RTI एक्ट के अंडर कोई इंफॉर्मेशन लेते हो और वो भी एक सर्विस ही है ना, आप थोड़े पैसे देते हो, वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। RTI की फीस होती है, तो आप फीस दे रहे हो, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो सर्विस है लेकिन वो एग्जेम्प्ट है। स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विस, इस पे थोड़ा आराम से डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, अब आप बात करें आपके फेवरेट क्रिकेटर्स वगैरह की, तो क्या महेंद्र सिंह धोनी BCCI का एम्प्लॉय है? सोचो जरा, क्या वो एम्प्लॉय है? नहीं। कोई एम्पायर या ऐसे लोग, वो एम्प्लॉयज, वो सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है ना। महेंद्र सिंह धोनी एम्प्लॉय नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हर बार इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, इनको हर मैच खेलने के बदले मैच फीस मिलती है, ठीक है ना। और ऐसे ही कई सारे और लोग होते हैं जो सर्विसेज देते हैं। अब देखो, या तो एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एक दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, या फिर एक प्लेयर, एक अंपायर, एक रेफरी, एक कोच किसी स्पोर्ट्स बॉडी को अगर सर्विसेज दे तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, पहले तो ये खत्म करो कि एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कोई सर्विसेज दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। समझ में आई? मान लो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स यहाँ आए हुए हैं, उनका फिजियोथेरेपिस्ट बीमार पड़ जाता है और उनको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया उन्हें अपना फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड कर देता है, ऑब्वियसली उसके लिए थोड़े पैसे लेता है। तो एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी दूसरे स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दे रही है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जेम्प्ट है। फिर एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, उस केस में भी हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एग्जेम्पशन लगाएंगे। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी का मतलब क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन recognized by Ministry of Sports or Youth Affairs, National Sports Promotion Organization recognized by Ministry of Sports and Youth Affairs, International Olympic Association or Federation recognized by the International Olympic Association, a federation or a body which regulates a sport at international level and its affiliate federations or body regulating a sport in India। ये बात समझ में आ रही है? तो ये स्पोर्ट्स रिलेटिव सर्विसेज है। इसका देख लेते हैं बेटा जी, कोई हमारे पास इलस्ट्रेशन है तो देखते हैं कैसे करनी है। मिस्टर एक्स, अ फेमस क्रिकेटर, furnishes you the following information of the various receipts for the month of September 2019. You are required to determine his GST liability if all the amounts are exclusive of GST. Receipts from Sports Authority of India for participation in recognized sports 50 लाख, ये तो एग्जेम्प्ट है बेटा जी। फिर रिसीट्स फ्रॉम फ्रेंचाइजी ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ये टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दोगे तो ही आपकी एग्जेम्पशन है। रिसीट्स फ्रॉम एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ कॉर्पोरेट क्लाइंट, ये भी वो हो जाएगा टैक्सेबल। रिसीट्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकेडमी टू कोच यंग प्लेयर्स 15 लाख, तो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकेडमी है, कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी तो है नहीं, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो सिर्फ एक एग्जेम्प्ट है। आंसर देख लें बेटा, देखिए एक एग्जेम्प्ट है, बाकी तीनों टैक्सेबल है, ध्यान देंगे बेटा इस पे। फिर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 रिलेटेड सर्विसेज, तो फीफा अंडर 17 2020 रिलेटेड जो भी वर्ल्ड कप के सर्विसेज हैं उस पे कोई भी GST चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। ये मोमेंटरी है और जब ये हट जाएगा तो उसके बाद ये सब चले जाएगा। फिर एडमिशन टू फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, अब देखो एडमिशन टू, उसकी टिकट पे भी कोई GST नहीं है। फिर पब्लिक कन्वीनियंसेस बेटा जैसे कि यूरिनल्स होते हैं, लैबोरेटरीज होती हैं, वॉशरूम्स होते हैं,
आप जगह जगह देखते हो बेटा, इन्होंने लैबोरेटरीज और वॉशरूम्स बना रखे हैं, नहीं तो हम तो इंडिया में किसी भी जगह को वॉशरूम बना देते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर पब्लिक कन्वीनियंसेस की कोई सर्विसेज दी जाती है, उसके बदले कोई कंसिडरेशन ली जाती है, तो साथ में जीएसटी नहीं लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट खत्म होती है सीजीएसटी वाली, मतलब कि ठीक है, सीजीएसटी की लिस्ट खत्म हो रही है। हाँ, लंबी सांस ले लो, कोई बात नहीं। फिर लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम आईजीएसटी की बारी आती है कि कौन सी सर्विसेज है जो आईजीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी इंडिया के बाहर, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एन इंडिविजुअल इन रिलेटेड टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी बिजनेस और प्रोफेशन। An entity registered under section 12A of the Income Tax Act, charitable याद है ना, for the purpose of providing charitable activity, ये हमने वहां पे भी पढ़ी थी। फिर way of supply of online education journal और periodicals to an educational institution other than an institution providing services by way of, वो दो हमने हटाने हैं यहाँ से, हम याद करेंगे एजुकेशन वाले में, तो जिसको वो सर्विसेज आगे प्रोवाइड करने की एग्जेम्पशन थी, वही पीछे से इंपोर्ट करेगा अगर इंटरनेशनली, तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल वालों को नहीं मिल रही। और पर्सन लोकेट, अब यहाँ पे देखो, a person located in non-taxable territory are exempt. However, exemption shall not apply to online information and database access or retrieval services. इनसे तो हमारी दुश्मनी है भैया, OIDAR, और services by way of transportation of goods by vessel from place outside India up to the custom station of clearance in India received by person specified in the entry, उस पे कोई exemption नहीं है, ठीक है। सर्विसेज रिसीव बाय आरबीआई, मैंने कहा था ना एक सर्विस है जो आरबीआई रिसीव करता है, यानी सर्विसेज टू आरबीआई की बात करें तो ये सर्विसेज बाय आरबीआई नहीं है, ये सर्विसेज रिसीव्ड बाय आरबीआई है। तो सर्विसेज रिसीव बाय आरबीआई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए बाहर से, इंडिया के बाहर से आरबीआई कोई सर्विसेज रिसीव करता है तो वो एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट, अब मान लो इंडिया में कोई टूर ऑपरेटर है, उसने जर्मनी के किसी टूरिस्ट के लिए पैकेज बुक किया दुबई जाने का, इंडिया आया क्या वो, नहीं ना, एग्जेम्प्ट है, समझ में आ रही है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया आर एग्जेम्प्ट, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टू ओन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का अपनी ही एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन आपको प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इंडिया के बाहर होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ कॉन्सेप्ट जो बेटा आपको नहीं पढ़ाया गया है, आपको टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाया गया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ाया गया। प्लेस ऑफ सप्लाई आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, फाइनल में जाके आपने पढ़ना है, इसलिए आप इस वाले पॉइंट को ज्यादा ध्यान भी ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Import of services by UN or specified international organization, United Nations और similar specified international organizations अगर कोई import करती हैं services, exempt है। Import of services by foreign diplomatic mission or consular post in India, same concept, UN वाला। Intermediary services हैं, कोई intermediary services मतलब, अब देखो जैसे हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस रिसिपिएंट, सॉरी गुड्स का जो प्रोवाइडर है और गुड्स का जो रिसिपिएंट है वो दोनों ही इंडिया के बाहर हैं, तो उस केस में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडियरी व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी आर एग्जेम्प्ट, समझ में आ रही है। तो ये आईजीएसटी वाली भी लिस्ट खत्म हो गई। फिर इसके बाद बात करते हैं अदर एग्जेम्पशंस की, बहुत छोटी छोटी एग्जेम्पशंस हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूं इनमें से कौन सी पढ़नी है। सेकंड एक बार ही रीड कर लीजिएगा, थर्ड नहीं, फायदा ही नहीं है थर्ड वाली भी, चलो थर्ड रीड कर लेना, फोर्थ रहने दो, किसी काम की नहीं है। फिर ये गुड्स की एग्जेम्पशन आ गई, ये भी आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है ना, गुड्स की एग्जेम्पशन नहीं है। तो आप क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कर लो बेटा, आपका चैप्टर हमारे हिसाब से फिनिश हो गया है, बधाई हो बेटा, आपका जीएसटी का सिलेबस भी फिनिश है। अब आप रिवीजन पे पूरा दिमाग लगा सकते हैं। अब हम मिलेंगे बेटा रिवीजन करने के लिए डीटी और जीएसटी की, ठीक है, क्लियर है बेटा, अच्छे से पढ़ लो, ऑल द बेस्ट, और ढंग से पढ़ाई करो, कोई चीज छोड़ना नहीं है, कोई चीज मुश्किल लगे मुझसे बात करो एंड वील फिगर इट आउट, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।